अभी समझ में आएगा अधिगम कर्ता और बोध क्या होता है। अधिगम को अंग्रेजी में बोलते हैं लर्निंग। अधिगम दो लोगों के बीच में होता है, एक होता है अधिगम दाता और एक क्या होगा अधिगम ग्राही। हाँ ठीक है, अधिगम ग्राही। अब देखिएगा, अब आपको इसमें पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, अधिगम कर्ता, अर्थात अधिगम दाता को ही अधिगम कर्ता कहते हैं। परिभाषा एक लैंग्वेज में याद होगी, बताइए इधर से, तो इधर से बताइए, आप ही बताइए। अधिगम की एक अर्थ बताइए बस, परिभाषा नहीं कोई पूछ रहे हैं हम। सीखना और सिखाना को अधिगम कहते हैं, ठीक है। इधर से बताइए, हाँ बताइए। सीखी हुई किसी वस्तु या विषय वस्तु को सिखाना अधिगम कहलाता है, ठीक। और कोई इधर से पीछे बताइए, पीछे। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अधिगम कहते हैं, ठीक है ना। और कोई बोला इधर कोई, ठीक। देखिए ठीक है, सीखना और सिखाना दोनों अधिगम होता है, एकदम सही है। लेकिन सिखाना दो प्रकार का होता है, एक स्थायी होता है और एक अस्थायी होता है। कैसा होगा अधिगम, अर्थात किसी व्यक्ति या बालक में के व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन ही, अर्थात जो बच्चा सीखे या जो शिक्षक सिखाए वह दोनों कैसा होना चाहिए, अस्थायी। अर्थात अब देखिए, जो सिखाएगा उसे क्या बोलेंगे, और जो सीखेगा उसे क्या बोलेंगे। यही तो कहा गया अधिगम कर्ता बोध, यही कहा गया है ना। अधिगम कर्ता संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का केंद्रीय धुरी है। धुरी समझते हैं, पृथ्वी ग्लोब देखे हैं, नहीं देखे हैं, ठीक है। दिस इज ग्लोब है, पूरा पृथ्वी गोल है कि नहीं है। अगर यहाँ देखिए पृथ्वी अपने किस पर घूम रही है बताइए, अच्छा पर घूम रही है ना, तो यह धुरी है कि नहीं धुरी, इसी को बोलते हैं क्या, धुरी। तो ये अपने धुरी पर घूम रही है कि नहीं घूम रही है। यह क्या कहा जाए, पूरे अधिगम का, पूरे मतलब क्षेत्र का, यह क्या तरीके का। अब इसको ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, नीचे लोग क्या बोलते हैं। अच्छा बताइए, यहाँ पर 6 महीना दिन 6 महीना रात होता है, यहाँ पर होता है कि नहीं होता, क्यों होता है ऐसा। जब सूर्य, और सूर्य तो स्थिर रहता है ना, सूर्य चक्कर नहीं लगाता है, पृथ्वी न घूमती है। तो पृथ्वी घूमते 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 जब सूर्य के, तो अब मान लीजिए सूर्य उस एरिया में है, तो जिधर गया जिधर नहीं गया वो हमेशा क्या पड़ा रहेगा, अंधेरा रहेगा। तो अंधेरा मतलब रात, ठीक, दिन होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर बात करेंगे, तो ये बात मान ली मैं बताया धुरी, उसी तरीके से अधिगम पूरे प्रक्रिया में, शिक्षण प्रक्रिया में अधिगम दाता सिखाने का क्या होता है, धुरी होता है। वही लिखा गया है, केंद्रीय धुरी है। कार्य प्रणाली, कार्य पद्धतियों में अधिगम कर्ता को ही केंद्र में रखते हुए आयोजित, नियोजित या संचालित करने की प्रक्रिया अधिगम कर्ता की होती है। सिंपल है, आयोजित कहिए, नियोजित कहिए, संचालित कहिए, किसी कार्य प्रणाली को, वही किसके द्वारा होता है बताइए, अधिगम दाता के द्वारा होता है। अब बात करेंगे अधिगम कर्ता के रूप में प्रगतिशील या बुद्धिमान या विकासशील मानव क्या होता है, ठीक है ना। इसमें अलग अलग परिवेश लिखा गया है, परिवेश में आपको यही चीजें पढ़नी है कि इसका अर्थ क्या होता है। अब बात करें अधिगम कर्ता के रूप में प्रगतिशील, 2-3 चीजें हैं। प्रगतिशील मानव क्या होता है, ठीक है ना। इसके बाद बुद्धिमान मानव, अगला है विकासशील। विकासशील को किस प्रकार का कह सकते हैं, सामान्य बालक कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, हाई दोनों अलग हो गए अपने तरीके से। प्रगतिशील मानव, बुद्धिमान, यह दोनों के साथ एक होता है विकासशील। विकासशील का मतलब कि वह सामान्य से किधर की तरफ होने चाह रहा है, बुद्धिमान। शुरू बच्चा जब विद्यालय में पढ़ने जाता है
तो वो न तो प्रगतिशील होता है न तो बुद्धिमान होता है। होता क्या है? सामान्य होता है। क्या होता है? विकासशील। वर्तमान में भारत देश विकसित नहीं है, क्या है? विकासशील। विकासशील का मतलब क्या है कि धीरे धीरे विकास प्रगतिशील की तरफ क्या हो रहा है, यही काम तो बता रहे हैं। बस समझ ना। अब इसमें बात करेंगे कि मानव की जो कार्य प्रणाली होती है, दिन प्रतिदिन क्या होना, उन्नति होना, दिन पर दिन उसमें नए नए आसार, नए अवसर आना ही क्या कहलाता है बताइए? विकासशील। और नए अवसर की तरफ प्राप्त कर लेना ही क्या कहलाता है? बुद्धिमान। या अवसर आना विकासशील, अवसर को प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है? प्रगतिशील कहलाता है। इन सारी बातों को समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट इसमें पढ़ेंगे हम लोग वृद्धि एवं वृद्धि विकास। वृद्धि विकास का एक नोट्स आपको मैं भेजूंगा फिलहाल, ठीक है? नोट्स भी भेज देंगे। अब बाकी आपको है, अब वृद्धि विकास में आपको जैसे पूछ सकता है, पूछा गया था KBS वाले में 2011 वाले में सवाल कि किस आयु में बच्चे के 20 दांत आ जाते हैं? बताइए, अवस्था पूछा है, ठीक? 20 दांत आ जाते हैं। ऑप्शन देखिए क्या है? उत्तर शैशवावस्था, सवाल समझिएगा, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, और चौथा ऑप्शन लिखा है किशोरावस्था। अब आपको बताना है इसमें, तो होगा इसमें पूर्व बाल्यावस्था, 20 दांत। देखिए 6 साल जो बच्चा होता है, 0 से 6 साल का, अरे सॉरी 0 से 3 साल, अच्छा सॉरी उल्टा बता दिए हैं, उत्तर शैशवावस्था होगा, सॉरी उत्तर शैशवावस्था, गलती बता दी है, हम दूसरा बताएंगे। 3 साल तक जो बच्चा होता है दांत लगभग पूरे आ जाते हैं। 6वां साल में उसका 2 दांत टूट जाता है, आगे वाला टूटता है, अर्थात उत्तर वाले में बच्चे को 20 दांत कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। 6 साल कंप्लीट करते करते बच्चे का दांत क्या होता है, आगे दूध के दांत क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। अब सवाल बनता है 32 के 32 दांत किस अवस्था में आ जाते हैं? किशोरावस्था कंप्लीट जब करता है तब। किशोरावस्था शुरू में नहीं आएगा, ठीक है ना? कंप्लीट अर्थात 18, 19, 20, बस समझिए ना। अब देखे होंगे, अरे 21 के साल में देखे होंगे तो माली वाला दांत जमता है, ऐसा होता है ना, दर्द देता है, ठीक? तो इस तरीके से होता है, हाँ अभी को निकला था, ठीक? अच्छा आप किस साल के हैं? 24 साल के हैं। बताइए कहते झूठा। हाँ 24 का जैसे 24 होता है, इसको क्या लिखेंगे? पहले 4, इसके बाद 2, कितना हो गया? ठीक है, अच्छी बात है। होता है किसी किसी का हार्मोनल क्या बोलते हैं, डिजीज के कारण जो होता है वो होता है, नहीं तो 21 साल माना जाता है। 21 साल में 32 दांत क्या होते हैं, आ जाते हैं, ठीक है ना? वो अलग चीज है। ज्यादा गरम खाती रही होंगी आप, कुछ भी खाना वाना जो होता है, जब बहुत ज्यादा गरम खाएंगे, समोसा गरम है, हे बगल गया, हे बगल गया, हे बगल गया, हे बगल गया, फिर घुट गए, तो बहुत ज्यादा गर्म खाएंगे तब भी नहीं होता है। लाइट लेग पीस ओला का लेग पीस होता है कि लेग पीस होता है? इतना भुलवाया जाता है, बताइए। मतलब आप नहीं खाते तो इसका मतलब कि आप गोट का अंग्रेजी नहीं जानेंगे, आप नहीं खाते तो हेन का अंग्रेजी नहीं जानेंगी, नहीं खाते तो एग माने अंडा होता ही नहीं जानेंगे। वाह कितना अच्छी बात बताइए आप, ठीक? ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए कि बच्चा ताश नहीं खेलता है, तो क्या ताश के पत्ते नहीं जानेगा? नहीं जानेगा तो प्रायिकता का सवाल हाई स्कूल में कैसे कर पाएगा वो? और आप भी आएगा रीजनिंग में सवाल आ जाएगा तो कैसे कर पाएंगे आप? तो ऐसा थोड़ा ताश खेलेंगे तभी हमको पता होगा, ठीक? ऐसा कुछ ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको जानना ही है। तो इसमें से पहला चैप्टर की बात है जिसमें आपको है वृद्धि और विकास की बात कहा गया है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेंगे अधिगम में। देखिए कहीं लिखा तो नहीं है फिलहाल कि अधिगम की क्या बोल सिद्धांत, कहीं सिलेबस में नहीं लिखा गया है। जैसे सिद्धांत मैंने पढ़ा थॉर्नडाइक का, स्किनर का, गैने का, पावलाव का, ऐसा है सब ना अधिगम सिद्धांत, कहीं लिखा नहीं है फिलहाल। लेकिन दिमाग में इस बात को रखे रहिएगा। एक बार थोड़ा सा रिकैप किया जाता है। रिकैप का मतलब सामान्यतः पहली बात आपको बताना है कि अधिगम की विशेषता क्या होती है। विशेषता तो बहुत सी विशेषताएं हैं। क्या?
पहला बात यही बोलेंगे, जैसे विकास निरंतर चलता रहता है वैसे अधिगम भी निरंतर चलता रहता है। ये बात हो गई ना पहला। अब बात करेंगे अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात अधिगम विवेकशील होता है। क्या होता है? विवेकशील का मतलब सिंपल है भाई, जब हम प्रक्रिया कराएंगे अधिगम में दो चीजें होती हैं, सीखना और सिखाना। और आपको बता ही चुके थे, जब कोई भी व्यक्ति नेतृत्व करता है तो नेतृत्व करते समय ये मत समझे कि इसके अंदर सभी गुण हैं। जब यह किसी को क्या करेगा? सिखाएगा, तो बाकी लोग तो सीखेंगे ही, इसके अंदर भी सीखने की प्रक्रिया क्या होगी? डेवलप हो जाएगी, होगी ना। बताए थे ना, शिक्षक पढ़ाते समय ये सोचेंगे कि वह सिर्फ सीखता है और सिखाता है, तो नहीं, सिखाने के साथ साथ स्वयं सीखता भी है। बस समझ गए ना, यह प्रक्रिया होती है, अर्थात विवेकशील होता है। अब बताइए, जब नेतृत्व करता करेगा तो क्या सिर्फ एक लोगों के लिए कि सभी समुदाय के लिए? अर्थात कैसा होगा सीखना? सार्वभौमिक। वेरी गुड। क्या होगा? सार्वभौमिक। अर्थात अधिगम सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक मतलब सभी के लिए होता है। ऐसे ही अधिगम की और विशेषताएं की बात किया जाएगा तो क्या होगा बताइए? हाँ, पहला हो गया अधिगम अस्थाई होता है। जो भी अधिगम होगा कैसा होगा? अस्थाई होगा। और पॉइंट, हाँ, अधिगम जो होता है वो जब अधिगम होगा, सिंपल सीखना होगा ना, तो उसके व्यवहार में क्या हो जाएगा? एक परिभाषा याद कर लीजिए, पूछी भी गई थी परिभाषाएं। कौन सी परिभाषा? गिलफोर्ड की परिभाषा। गिलफोर्ड परिभाषा याद है किसी को? बहुत सिंपल है, 2019 यूपी टेट में परिभाषा आई है। सही तो है, लेकिन थोड़ा सा बताइए। व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन आना ही क्या है? अधिगम है। व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन आना या लाना ही क्या है? अधिगम है। बस समझ गए ना। अब बात किया जाए अधिगम में कोहलबर्ग क्या बोलते हैं कि सूझ का सिद्धांत अगर पूछ देना तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, इसलिए कि अधिगम शब्द दे दिया है तो वह पूछ सकता है। मतलब बहुत अंदर नहीं पूछेगा, नाम पूछ सकता है ऐसे कि सूझ का प्रत्यय या तात्कालिक ज्ञान को सूझ कहा जाता है, इसका प्रत्यय किसने दिया है, तो कोहलर महोदय आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है। तो हम बात कर रहे थे क्या कि अधिगम जो होता है वो विवेकशील होता है, अधिगम सार्वभौमिक होता है, अधिगम अस्थाई होता है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन होता है, अधिगम के द्वारा क्या बोलते हैं, हाँ ये तो हो गया, सतत प्रक्रिया होती है अधिगम में, ठीक है ना। ऐसे विभिन्न प्रकार से जहाँ से अधिगम के द्वारा सीखने और सिखाने में सकारात्मक प्रभाव पड़े, ये सभी प्रभाव जो होते हैं वह सब अधिगम को प्रभावित करते हैं। अधिगम की सिद्धांतों की बात कर लिया जाए तो सबसे पहले आता है कौन महोदय? थांडाइक। थांडाइक में आप 2-3 बातें याद रख लीजिएगा। पहला उनके सिद्धांत का नाम क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसमें SR बॉन्ड की बात कही गई है। उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत में उन्होंने बताया था प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत या क्या बोलते हैं संबंधवाद का सिद्धांत, ऐसे संयोजनवाद का सिद्धांत यह कहा गया है। थांडाइक ने प्रयोग किस पे किया हुआ है? बिल्ली पे किया गया। दूसरे प्रयोग किस पे किया था बताइए? दूसरा दूड प्रयोग है थांडाइक का ना, एगो फंडुलस मछली पे किया गया है। और कौन है? अरे भाई वो कबूतर वाला स्किनर का है। हाँ, तो यह बात किया है। अब बात करेंगे कि जब चूहा पर उस पर प्रयोग किया गया है, पूछेगा इनके परिभाषा तो बस यही कहेंगे, उद्दीपक की कोई प्राणी किसी उद्दीपक को देखता है, उसे प्राप्त करने के लिए क्या करता है? अनुक्रिया। अनुक्रिया के बार बार करने से एक वक्त के बाद उसे क्या प्राप्त हो जाती है? सफलता। और सफलता से ही व्यक्ति या प्राणी क्या करता है? सीख जाता है। यही कहलाता है थांडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। बॉन्ड कौन सा होगा? SR बॉन्ड। दूसरे आते हैं पावलाव महोदय। पावलाव महोदय का पूरा नाम है IP पावलाव, इवान पत्रोविच पावलाव, ठीक है ना। फिलहाल आपको बस पावलाव नाम याद रखिएगा। पावलाव सिद्धांत का नाम है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, इसीलिए उसको प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के नाम से, यह 2 इतने प्रचलित नाम है कि आपके एग्जाम में बार पूछे जाते हैं। बात समझ गए ना। पावलाव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर प्रयोग किया था तो उन्हें बताया था कि किसी भी प्राणी को
स्वाभाविक उद्दीपक अगर दिया जाए तो स्वाभाविक है कि वह अनुक्रिया होगी। उसके साथ साथ अगर अस्वाभाविक उद्दीपक को जोड़ दिया जाए तो अस्वाभाविक उद्दीपक से अस्वाभाविक अनुक्रिया का संबंध जुड़ जाता है। बात समझ गए ना। अब सवाल बन सकता है कि पावलाव के द्वारा किए गए प्रयोग कुत्ते पर अस्वाभाविक उद्दीपक क्या प्रस्तुत किया गया था? तो आप बताएं घंटी बजाना। अब प्रक्रिया हुई क्या थी स्वाभाविक? तो आप बताएंगे लार आना। लार आने वाली ग्रंथि का नाम क्या है? पेरोटिड ग्रंथि नाम है, यह याद कर लीजिएगा। तीसरा आप क्या आएंगे? स्किनर महोदय। बताए थे आपको। हाँ ठीक ठीक ठीक। पावलाव के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य बुरी आदतों को हटाकर अच्छी आदतों क्या करना? निर्माण। बस समझ गई ना। तो जैसे होता क्या है, अब कोई बच्चा गलत व्यवहार करा, पावलाव के सिद्धांत का समर्थन कौन करते हैं? पावलाव के सिद्धांत नहीं, सॉरी ठीक ठीक, हाँ आप बता रहे, वो स्किनर के सिद्धांत का समर्थन करते हैं ना पावलाव। तो अब बात करेंगे तो उन्होंने बताया कि बुरी आदतों को हटाकर, मतलब जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा बार बार किसी को अपशब्द बोलता है तो आप उसे अपशब्द चीजों पर टोक दीजिए। अगली बार अपशब्द निकलने से पहले उसको टोकना याद आ जाएगा। अपशब्द बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा, होगा ना। यही है, बुरी आदतों को हटा के अच्छी आदत क्या करना? निर्माण करना ही क्या कहलाता है? बताइए। सच, हाँ सच्ची गुप्ता तो हाँ वही बताना कि इसका एक नोट्स तैयार है, उसको आपको क्या किया जाएगा तो वह भेज देंगे, देख लीजिएगा। बहुत अच्छा है, उसमें हर चीजें हैं, कितनी हड्डी है अवस्था में सब पूछता है, उसमें कितनी हड्डियां होती है किस अवस्था में, कितनी धड़कन होती है देखेंगे। बच्चा शैशवावस्था में पूछेगा कि पूरे व्यक्ति के जीवन काल में सबसे तीव्र गति से धड़कन किस अवस्था में चलती है। सोचिए, सवाल बहुत नॉर्मल है लेकिन पूरा घुमा के देगा। कौन सवाल सही होगा? ऑप्शन शैशवावस्था। एक बच्चा सो रहा है, 8 महीने का 1 साल का बच्चा सो रहा है, सांस ले रहा है। कभी ऐसा किए हैं खुराफात? उस बच्चे के साथ अपना भी सांस लीजिएगा, आपकी सांस फूलने लगेगी। लेकिन लड़का बहुत तेजी से सांस लेगा और आप वह 1 मिनट में कितना लेगा? 100 किलोमीटर 100 प्रति सेकेंड, मतलब 100 बार उसकी धड़कन होगी 1 मिनट में। हम लोग सामान्य कितना है? 12 72। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब बात करेंगे, हाँ बताएं क्या हुआ? ऐसे घटते जाता है, 90 के लगभग में आ जाएगा, 85 में बाल्यावस्था में सांस लेना धड़कन नहीं समझ रहे हैं। हाँ तो और नहीं तो क्या, श्वसन प्रक्रिया बोलिए ना। ऐसे श्वसन प्रक्रिया 2 होती है, एक बार लेना और एक छोड़ना। तो यह 1 मिनट में अलग होगा और धड़कन का चलना वो चीजें क्या होंगी? अलग होती है, वो अलग होगा। ठीक, हाँ तो क्या बता रहे थे आपको? पावला हो गया। अगला स्किनर महोदय। स्किनर महोदय की बात करेंगे तो अच्छा बताइए, स्किनर महोदय ने थॉर्नडाइक सिद्धांत को क्या करते हैं? महत्व तो देते लेकिन कितना परसेंट? 5%। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कौन सा व्यवहार बताते हैं? अनुक्रिया व्यवहार। अपने सिद्धांत को कौन सा बोलते हैं? प्रसूत। इसलिए नाम उनका क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। उसी को बोलते हैं अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत। उसी को बोला जाता है क्या? अभिक्रमायोजित अधिगम सिद्धांत। यह सभी उनके क्या है? नाम। एक और नाम है, बहुत पूछता है, वेरी गुड, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों में प्राणी का प्रयोग किया था उन्होंने चूहा, दूसरा प्रयोग किया गया था कबूतर। चूहा के लिए उद्दीपक जो था वह क्या था? अंधेरा बॉक्स क्या था? स्किनर बॉक्स। और कबूतर के लिए क्या था? पजल बॉक्स, पजल का प्रयोग किया गया था। ठीक है ना। ऐसे था वहां पे। स्किनर महोदय का समर्थन किए थे पावलाव, नहीं सॉरी, हाँ जी, स्किनर के सिद्धांत का प्रयोग जो किए थे वह था, कौन थे? अल्बर्ट। ठीक ना, अल्बर्ट बस है, अल्बर्ट नहीं जी, उनके 11 माह का पुत्र था ना, वाटसन, सॉरी, वाटसन ने समर्थन दिया। वाटसन ने बताया अपने 11 माह के पुत्र पर ही सफेद चूहा या खरगोश का प्रयोग किया था। बस समझ। अब सवाल बनेगा, पहली बार पुनर्बलन की अवधारणा किसने दिया था? वेरी गुड, क्या होगा? स्किनर होगा।
इसलिए कि उन्होंने बताया ना कि उद्दीपक नहीं दिखेगा फिर भी प्राणी अनुक्रिया करेगा, और उसके लिए आवश्यकता क्या है? पुनर्बलन। चूहा अंधेरा, चूहा बॉक्स के अंदर, चूहा में क्या था? अंधेरा है। चूहा दौड़ते गया दौड़ते गया दौड़ते गया दौड़ते दौड़ते एक बार पैर कहाँ पड़ा? लीवर पे पड़ा। बल प्रदान करने वाला क्या प्राप्त हो गया? उद्दीपक। मतलब किसी प्राणी के बार बार अनुक्रिया करने से उसे बल प्रदान करने वाला क्या प्राप्त हो जाता है? अच्छा, तो बल प्रदान का उद्दीपक का मतलब क्या हो गया? पुनर्बलन। एक बच्चा रोज अच्छा क्या बोलते हैं कि होमवर्क करके आता है, और टीचर अपनी व्यस्तता के वजह से होमवर्क चेक नहीं कर पाता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, और चौथे दिन सबका होमवर्क चेक करने जाता है, तो बहुत से बच्चे 3 दिन के हैबिट से समझ जाते हैं कि लग रहा है वो होमवर्क चेक नहीं करेंगे, तो चौथे दिन नहीं करता। एक बच्चा जो होता है वह चौथे दिन भी करके लेके आता है, तो वह उस बच्चे को कहेंगे वेरी गुड, यह बच्चा रोज होमवर्क करता है। तो उस बच्चे को क्या मिल गया? बल प्रदान करने वाला उद्दीपक। और बल प्रदान का उद्दीपक प्राप्त होने का क्या बोलते हैं? पुनर्बलन। पहली बार उदाहरण किसने दिया था? स्किनर महोदय ने दिया। यह सवाल आपके एग्जामों में बनता है। और कोहलर महोदय की बात करिए तो कोहलर के सिद्धांत का नाम है सूझबूझ का सिद्धांत। इसी को हम पूर्णाकारवाद, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि या इंसाइट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत में 3 लोग हैं, कोहलर, कोफका और वर्दिमर। उन्होंने बताया था कि सूझ के द्वारा अर्थात तात्कालिक ज्ञान के द्वारा किसी भी प्रकार के किसी भी समस्या को सुलझाया समझाया जा सकता है। प्रयोग किस पे किए थे? चिंपैंजी, बंदर पे या बनमानुस कह सकते हैं। इसका नाम क्या था? सुल्तान। सवाल बना था एग्जाम में, जिस प्रकार थांडाई का संबंध बिल्ली से है, स्किनर का संबंध चूहा से है, तो कोहलर का संबंध किस प्राणी से है? ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। तो ऑप्शन में चिंपैंजी नहीं लिखा था, बनमानुस लिखा था, तो बनमानुस भी हो सकता है। बात समझ गए ना? इसलिए कि प्राणियों में सबसे ज्यादा तेज, चालाक और बुद्धि वाला कौन होता है? तो चिंपैंजी, बंदर होता है। इस पर लेकर कई फिल्में भी क्या की गई हैं? बनाई हैं। किंग कॉन्ग का तहलका फिल्म देखिएगा आप लोग, ट्रेलर देख लीजिएगा, उसमें देखते होंगे कि एक लड़की हो तो उसको भी सेफ करता है, बचाता है वो, ठीक? हाँ, वो बचाने कार्य करता है, प्यार हो जाता है। हाँ ठीक है, कुछ हो जाए, ठीक। हम तो कभी किए नहीं तो हमको क्या पता होगा, आपको पता होगा, ठीक है ना? ठीक, तो ये हो जाएगा आपका सीखना और सिखाना। यह प्रक्रिया जो होती है, ये हो गया आपका गैने का 8वां पढ़ लीजिएगा। गैने ने कौन सा दिया है? अधिगम सोपानकी। गैने ने की पुस्तक का नाम क्या है? गैने की पुस्तक का नाम बताइए। सही है, बोल रहे हैं, कोई बताइए। गुड, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। और कौन सी पूछी गई थी? है एक और भी है, लेकिन यह पूछी गई थी द कंडीशन ऑफ लर्निंग, तो ये आपने बताने का प्रयास किया, ठीक है। तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक में बताया गया था उन्होंने कि सीखने का जो कंडीशन होती है कितने प्रकार से होती है? 8 में सबसे निम्न और पहला चरण कौन सा है? संकेत अधिगम। किसके सिद्धांत से प्रभावित होकर दिया है? पावलाव। अरे पावलाव ने घंटी का संकेत दिया ना, तो पावलाव संकेत। सबसे लास्ट वाला कौन सा है? उच्च पूछेगा, उच्च, लास्ट, समस्या समाधान। बस समझी ना? इस तरीके से कुल 8 सोपान दिए गए। 8 सोपान को क्रम से समझते हैं। पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा है श्रृंखला है, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा है शाब्दिक साहचर्य अधिगम, 5वां है विभेद या बहुभेदन अधिगम, 6वां है नियम, ठीक है, और 7वां है संप्रत्यय। उल्टा बता दिए हैं, उससे पहले होगा संप्रत्यय, संप्रत्यय के बाद फिर नियम, और नियम के बाद होता है समस्या समाधान। और यही 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा में 3 तो टॉप वाला पूछा था क्रम से, और क्रम से पूछा था पहला होगा संप्रत्यय, दूसरा होगा नियम, चौथा होगा और तीसरा होगा समस्या समाधान। इसी को क्रम से पूछा था। तीनों को 3 बार पलट दिया था और 4 को ऑप्शन बना के पूछा था सही क्रम क्या होगा। तो इस तरीके से सवाल एग्जाम में बनने की उम्मीद है, बनेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? वृद्धि एवं विकास। बात समझ गए ना? पढ़े हैं, जानते हैं, सिलेबस भी भेज देंगे, हम जान जाएंगे। कुछ चीजें जो छूटी हुई है, जैसे इसमें देखिए सर ने लिखा हुआ है वृद्धि विकास की अवधारणा, हमने भी लिखा हुआ है। और देखिए वृद्धि और विकास दोनों में क्या है अंतर?
बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे दिया गया है आपको। इसको एक बार पढ़ जाइएगा, परिभाषा भी इसमें लिखी गई है। मेरे नोट्स में भी जो वृद्धि विकास वाला है उसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी लोग हैं जिनको नोट्स अवेलेबल अभी नहीं है या जिसी को देना, इसमें एक चीज़ और क्या पढ़ना वृद्धि विकास में नया बता रहे हैं आपको, नया हमको पढ़ना है। एरिक्सन का मनोसामाजिक पढ़ा चुके हैं, एक बार रिकैप कर देंगे। चामस्की का भाषा विकास भी पढ़ चुके हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास हो गया है। नया वाले में हम लोग पढ़ेंगे गिल्लीगन का नैतिक विकास, इसको नए में आपको पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे। फ्रायड का मनोलैंगिक पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ाएंगे। पियाजे संज्ञानात्मक विकास भी पढ़ चुके हैं। अगला और सुल्लीवन का व्यक्तित्व विकास का परस्पर संबंध प्रतिमान ए, यह दोनों आपके लिए क्या होगा, नया होगा। बात समझ गए ना। इसको विशेष तरीके से क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा। गिल्लीगन को और सिल्लीगन को। तीसरा भाई अगर मिलेगा तो बिल्ली बन तो देखा जाएगा, फिलहाल अभी है नहीं। तो इन बाकी जो मैं बोला हूं पढ़े हैं, एक बार आप लोग पढ़ के आएंगे तो लेक्चर देंगे, समझ में आएगा। बाकी गिल्लीगन सिल्लीगन तो डिटेल में पढ़ाएंगे। बात समझ गए ना। तो एक बार पढ़ेंगे, ठीक। बार बार कह रहे हैं, समय का अभाव की वजह से नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है चैनल के माध्यम पर भी, कैरियर कोचिंग पॉइंट पे भी मिलेगा आपको। वहां से आप लेकर आप चाहें तो इस नोट्स को किसी को सजेस्ट भी कर सकते हैं, आप स्वयं पढ़ सकते हैं। अगली कंडीशन कि जहां से सुविधा, बाकी रोज क्विज कराया जाता है, ठीक है ना। हमारे चैनल के माध्यम से कैरियर कोचिंग पॉइंट के उस क्विज को आप नागवार मत करिए। मैं देखता हूं कि आ जाता है थ्रू नोटिफिकेशन, एक ही बार दबाएंगे कूलर नोटिफिकेशन खत्म, जा आगे चले जाएंगे। इसका ध्यान जरूर रखिएगा कि जो कराया जाता, सोचिए कि क्विज कराने में हर क्वेश्चन को टाइप करना, उसको एडिट करने में समय लगता है। बेवजह हम लोग समय बर्बाद करते हैं, ऐसा नहीं ना है। समय आपके लिए ही किया जाता है, जिससे उम्मीद है कि आप लोग करेंगे। जितना मैं पढ़ाया हूं इतना आप लोग घर पे पढ़ लीजिएगा, वृद्धि विकास पढ़ के आइएगा। कल के लेक्चर में वृद्धि विकास को डिटेल में क्या किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। बात समझ गई। कोई सवाल, कोई सवाल? किसका सिलेबस है?